भर में याद किया जाता है। हम भी चाहते तो आज आपको हर साल की तरह इस साल भी गांधी जी पर एक प्रेरक कार्यक्रम दिखाकर वार्षिक परंपरा का निर्वाह कर सकते थे, लेकिन आज हमने गांधी परिवार पर एक गहन रिसर्च किया है, गहन अध्ययन किया है। गांधी परिवार का नाम सुनकर लोग इंदिरा गांधी से लेकर प्रियंका गांधी तक के बारे में सोच लेते हैं, लेकिन क्या यह राजनीतिक खानदान ही गांधी जी की पहचान है? हमारे देश में गांधी सरनेम के दम पर एक पूरे राजनीतिक खानदान और एक राजनीतिक पार्टी ने कई पीढ़ियों तक राज किया है। क्या गांधी जी ये चाहते थे कि उनके नाम पर पीढ़ी दर पीढ़ी इतना बड़ा राजनीतिक खानदान खड़ा हो जाए और देश पर राज करता चला जाए? क्या आज के गांधी परिवार का महात्मा गांधी से कोई भी संबंध है? ये एक बहुत बड़ा सरनेम स्कैम है। गांधी जी हमेशा परिवारवाद के खिलाफ रहे, लेकिन उन्हीं के नाम को विरासत बनाकर देश में एक राजनीतिक घराना बना दिया गया, जबकि गांधी जी के असली परिवार के बारे में शायद कोई नहीं जानता। आप भी नहीं जानते होंगे कि गांधी जी के परिवार के लोग, उनके बच्चे, उनके पौत्र परपौत्र आज कहां हैं। यह बात एक विश्लेषण की मांग करती है। आज हम आपको गांधी जी का वंश वृक्ष यानी फैमिली ट्री दिखाएंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि उनके परिवार के लोग कहां हैं और हमारे देश ने उनके परिवार को क्या दिया। उनके हिस्से का मान सम्मान किसकी झोली में और कैसे चला गया, आज का विश्लेषण यह है। आज हम आपको राहुल गांधी के दादा और इंदिरा गांधी के पति फिरोज जहांगीर गांधी का फैमिली ट्री भी दिखाएंगे। इंदिरा प्रियदर्शनी के फिरोज गांधी से मिलने के बाद गांधी सरनेम गांधी कैसे बन गया, इस पर आज हम प्रकाश डालेंगे। इस विश्लेषण को देखकर आज आप असली गांधी और नकली गांधी के अंतर को समझ पाएंगे। अगर आप भी आजाद भारत के इस सबसे बड़े सरनेम घोटाले पर अपनी कोई राय देना चाहते हैं तो आप आज के हैशटैग फेक गांधी पर ट्वीट करके अपनी राय दे सकते हैं। और डीएनए में आज रात 10 बजे हम आपको लाल बहादुर शास्त्री के बारे में भी बताएंगे, क्योंकि आज उनका भी जन्मदिन है। और अक्सर ऐसा होता है कि 2 अक्टूबर के दिन शास्त्री जी गांधी जी की परछाई में कहीं खो जाते हैं। लाल बहादुर शास्त्री देश के इकलौते ऐसे प्रधानमंत्री थे जो सही मायनों में आम आदमी थे। भारत के किसी भी प्रधानमंत्री को आपने लोन पर कार लेते हुए नहीं देखा होगा, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री ने लोन लेकर कार खरीदी थी और वो लोन समय से चुकाया भी। लेकिन आज के दिन कोई उनकी बात नहीं कर रहा, क्योंकि वो प्रधानमंत्री से भी ज्यादा इस देश के एक आम नागरिक थे। डीएनए में आपको शास्त्री जी की जिंदगी के कई ऐसे साधारण किस्से आज हम बताएंगे जो उन्हें बहुत विशेष बना देते हैं। लेकिन सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। हाथरस केस में योगी सरकार ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एसपी विक्रांत वीर सिंह और डीएसपी प्रकाश कुमार को सस्पेंड कर दिया है। साथ ही मामले की सच्चाई सामने लाने के लिए पीड़ित पक्ष, आरोपियों और अधिकारियों का नार्को टेस्ट कराया जाएगा। इससे पहले पीड़ित परिवार ने पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। पीड़ित परिवार का कहना है कि हमें डराया धमकाया जा रहा है, मीडिया से बात करने से रोका जा रहा है। घेराबंदी कर रखी है चारों से, छत पे, गांव में, गली में। डराया था हमको। क्या बोला था? फोन नहीं है, फोन तो छुड़ा लिया है। पुलिस का कहना है कि एसआईटी जांच की वजह से गांव की घेराबंदी की गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे मामले की रिपोर्ट मांगी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, उत्तर प्रदेश में माताओं बहनों के सम्मान स्वाभिमान को क्षति पहुंचाने का विचार मात्र रखने वालों का समूल नाश सुनिश्चित है। इन्हें ऐसा दंड मिलेगा जो भविष्य में उदाहरण प्रस्तुत करेगा। आपकी यूपी सरकार प्रत्येक माता बहनों की सुरक्षा व विकास हेतु संकल्पबद्ध है। ये हमारा संकल्प है, वचन है। पीड़ित के परिवार से गांव में मुलाकात करने जा रहे तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को पुलिस ने रोक लिया। इस पर पुलिस और टीएमसी नेताओं के बीच हुई धक्का मुक्की के दौरान टीएमसी के सांसद डेरेक ओब्रायन नीचे गिर गए। हाथरस घटना के विरोध में दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन हुआ, जिसमें शामिल होने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी पहुंचे। केजरीवाल ने कहा कि दोषियों को बचाने के लिए मामले पर पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है। कोई कहता है कि उत्तर प्रदेश में बलात्कार हो गया, तो दूसरा कहता है राजस्थान में। ये क्या? ये तो कोई तर्क नहीं है, ये तो गलत है भाई। उत्तर प्रदेश में भी क्यों हुआ और राजस्थान में भी क्यों हुआ? कहीं किसी का बलात्कार नहीं होना चाहिए। विरोध प्रदर्शन में विधायक जिग्नेश मेवानी, एक्टर स्वरा भास्कर, भीम आर्मी के अध्यक्ष चंद्रशेखर, सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी समेत सैकड़ों लोग शामिल हुए।
कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी हाथरस की पीड़िता के लिए दिल्ली के वाल्मीकि मंदिर में आयोजित प्रार्थना सभा में शामिल हुई और कहा कि इस लड़की को न्याय दिलाने के लिए सभी आवाज उठाएं। मैं इसलिए यहाँ आई कि आपको और उनके परिवार को कभी ये महसूस नहीं होना चाहिए कि वे अकेले हैं, कि जो उनके साथ हो रहा है उसके खिलाफ हम नहीं लड़ेंगे। हमने कल भी कहा और हम आप सबको से आग्रह करते हैं, अपनी आवाज उठाइए। केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस पर सवाल उठाते हुए कहा कि कांग्रेस अजमेर पर चुप क्यों है। ये कौन सी कांग्रेस की नीति है कि राजस्थान पर चुप है आप, जहां और विपरीत घटना हुई है वहां तो कुछ नहीं बोल रहे हैं प्रियंका और राहुल गांधी, और यहां जाकर के पूरा ड्रामा कर रहे हैं। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने भी हाथरस की घटना में अंतिम संस्कार को लेकर योगी सरकार पर सवाल खड़े किए। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लखनऊ में समाजवादी सत्याग्रह किया। काशी विश्वनाथ और ज्ञानवापी विवाद पर जी न्यूज के बड़े खुलासे पर देश भर से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। जी न्यूज के पास काशी विश्वनाथ मंदिर के ऐतिहासिक एक्सक्लूसिव दस्तावेज हैं, जिसके मुताबिक 1669 में औरंगजेब के आदेश पर काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ा गया था। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि हमारे लिए जैसी अयोध्या है वैसी ही काशी है। भारत में भारत की पहचान, भारत की संस्कृति, संस्कार, जिसका धरोहर काशी, मथुरा और अयोध्या है, ये भारत की पहचान। एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने भी इस विवाद को आपसी सहमति से सुलझाने का समर्थन किया। बिल्कुल सुलझाया जा सकता है, लेकिन मन में इच्छा होनी चाहिए ना। मुंबई के पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने जी मीडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में दावा किया है कि सुशांत सिंह राजपूत मामले में सीबीआई की जो जांच रिपोर्ट आएगी वो मुंबई पुलिस की जांच से अलग नहीं होगी। उन्होंने कहा कि मुंबई पुलिस की रिपोर्ट को सिर्फ 6 लोगों ने देखा है। वो रिपोर्ट हमारे जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है उन्होंने देखी थी, सीनियर इंस्पेक्टर ने देखी थी, डिप्टी कमिश्नर ने, एडिशनल कमिश्नर ने देखी थी। परमबीर सिंह ने कहा कि मुंबई पुलिस ने प्रोफेशनल तरीके से मामले की जांच की, जिसकी तारीफ सुप्रीम कोर्ट तक ने की। सुशांत केस पर कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि परिवार को जब लगा कि न्याय नहीं मिल रहा है तो उन्होंने सीबीआई जांच की मांग की। सुशांत सिंह राजपूत के मामले में पूरी स्थिति उनके पिताजी ने स्पष्ट कर दी थी और वहां पर कार्रवाई नहीं हो रही थी, इसलिए पटना में उन्होंने एफआईआर किया। जो उनको आशंका थी वो सीबीआई में ट्रांसफर हो गया। वहीं सुशांत को न्याय दिलाने के लिए आज दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। इसमें सुशांत के दोस्त गणेश हिवाड़ेकर और अंकित आचार्य के साथ बड़ी तादाद में लोग शामिल हुए। जंतर मंतर पर यह धरना प्रदर्शन 3 दिनों तक जारी रहेगा। आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 151वीं जयंती है और सिर्फ भारत ही नहीं पूरी दुनिया में उन्हें याद किया जा रहा है। महात्मा गांधी का जीवन 79 वर्षों का था। आप में से बहुत सारे लोग शायद इसलिए भी याद कर रहे होंगे क्योंकि आज राष्ट्रीय अवकाश है, आज आपकी छुट्टी रही होगी। बहुत सारे लोगों ने इसे लंबा वीकेंड मान लिया होगा, इसलिए भी उन्हें गांधी जी आज ज्यादा याद आ रहे होंगे और शायद इसलिए वो गांधी जी का धन्यवाद भी कर रहे होंगे क्योंकि आज शुक्रवार को राष्ट्रीय अवकाश हो गया और यह वीकेंड लंबा हो गया। एक ही चीज को देखने के अलग अलग तरीके हैं। गांधी जी का जीवन 79 वर्षों का था, लेकिन उनका जीवन अपने आप में एक युग था जिसे आप गांधी युग कह सकते हैं। इस युग ने दुनिया को इस हद तक प्रभावित किया कि वो ग्लोबल ब्रांड बन गए और हम तो ये कहेंगे कि वो भारत के सबसे बड़े ग्लोबल ब्रांड हैं। महात्मा गांधी ने भारत और पूरी दुनिया को कैसे हमेशा के लिए बदल दिया, इसके बारे में आज आपको तमाम न्यूज चैनल्स और अखबारों ने अब तक बता दिया होगा। लेकिन आज हम आपको गांधी जी के विषय में कुछ नया बताना चाहते हैं जो आपके मन में कुछ सवाल छोड़कर जाएगा। इस कहानी की शुरुआत होती है गांधी सरनेम के साथ, जिसे भारत का सबसे शक्तिशाली सरनेम माना जाता है। आप आज अगर यह सवाल पूछें कि भारत का सबसे शक्तिशाली सरनेम क्या है, उपनाम क्या है, तो वो गांधी सरनेम होगा। और आज भारत का जो राजनीतिक परिवार इस सरनेम का इस्तेमाल करता है उसे तो कई लोग भारत की फर्स्ट फैमिली भी कहते हैं, यानी नेहरू गांधी परिवार। नेहरू गांधी परिवार भारत का सबसे शक्तिशाली खानदान माना जाता रहा है। इस खानदान ने देश पर करीब 50 वर्षों तक एक छत्र राज किया है, लेकिन उसके अलावा भी जब इनका सीधा राज नहीं रहा तो लोग कहते हैं कि इनके समर्थन के बिना कोई सरकार चल नहीं सकती।
लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस परिवार को नेहरू गांधी परिवार क्यों कहा जाता है और महज गांधी सरनेम की बदौलत यह राजनीतिक घराना इतना शक्तिशाली कैसे बन गया। इस विषय पर विश्लेषण करने का ख्याल आज हमें एक ट्वीट को पढ़ने के बाद आया। और यह ट्वीट किसने किया था? यह ट्वीट आज खुद कांग्रेस पार्टी ने ही किया था 2 अक्टूबर के दिन, गांधी जयंती के दिन। तो कांग्रेस ने यह ट्वीट करके क्या लिखा, पहले आप ये पढ़िए। इस ट्वीट में लिखा है, लाठियों से गांधी न तब डरे थे, लाठियों से गांधी न अब डरेंगे। ये लाइन आप पढ़िए और इसका विश्लेषण अपने मन में करने की कोशिश कीजिए। लाठियों से गांधी न तब डरे थे, लाठियों से गांधी न अब डरेंगे। यह कांग्रेस पार्टी का ट्वीट है गांधी जयंती के दिन। कहने की कोशिश यह है कि महात्मा गांधी उस जमाने में जब आजादी का आंदोलन चल रहा था तब लाठियों से नहीं डरे, और अब आज के युग में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा भी लाठियों से नहीं डरेंगे। यानी वो आज के युग के गांधी हैं। यानी कांग्रेस पार्टी राजनीति के गांधी परिवार की तुलना राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से कर रही है, और इस तुलना का आधार वो झूठ है जिसका सच कभी देश के सामने आने ही नहीं दिया गया। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी जैसे नाम सुनकर एक बार को यह लगता है कि ये सभी लोग शायद महात्मा गांधी के वंशज हैं, या फिर इनका गांधी जी के साथ कोई गहरा संबंध रहा होगा, या फिर बहुत सारे लोग कंफ्यूज करने के लिए इस खानदान को नेहरू गांधी खानदान या नेहरू गांधी परिवार कहकर भी बुलाते हैं। और देश के ज्यादातर लोग ये समझ लेते हैं कि इस खानदान का महात्मा गांधी से कोई सीधा रिश्ता है। इंटरनेट पर जब आप गांधी सरनेम के विषय में रिसर्च करते हैं तो पता चलता है कि भारत में करीब 1,56,000 लोग अपने नाम के साथ गांधी सरनेम लगाते हैं, और यह संख्या इससे ज्यादा भी हो सकती है। लेकिन जिस तरह से इस सरनेम का दोहन एक राजनीतिक घराने ने किया है, वैसा शायद ही किसी ने किया हो। यह बहुत बड़ी विडंबना है कि आज के दौर के गांधी बड़े बड़े सरकारी बंगलों में रहते हैं और सरकारी सुविधाओं का दोहन करते हैं, जबकि असली गांधियों को कोई जानता भी नहीं, आप भी नहीं जानते होंगे। भारत सहित दुनिया के ज्यादातर लोगों को यही लगता है कि नेहरू गांधी परिवार ही महात्मा गांधी का असली वंशज है, लेकिन यह बात पूरी तरह से गलत है। महात्मा गांधी के असली वंशज कौन है ये आपको भी नहीं पता होगा, वो कहां है आप भी नहीं जानते होंगे। ये आज हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप ये समझ लीजिए कि आज के गांधी और उस जमाने के गांधी कैसे एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, बल्कि आचरण के नजरिए से भी एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत हैं। तो जैसा कांग्रेस पार्टी ने लिखा, उन्होंने तब के गांधी के बारे में और आज के गांधी के बारे में लिखा। तो एक छोटा सा विश्लेषण हमारा भी आप सुन लीजिए, तब के गांधी यानी महात्मा गांधी के बारे में और आज के जो गांधीज हैं उनके बारे में। अक्सर लोग समझ लेते हैं कि नेहरू गांधी परिवार के सदस्य महात्मा गांधी के ही रिश्तेदार हैं, उनके वंशज हैं। ये एक तरह का फेक नैरेटिव है, इसलिए असली और नकली गांधी के बीच के इस बुनियादी अंतर को जानना हम सबके लिए जरूरी है। लेकिन खानदान को भी छोड़ दीजिए, किसने कहां जन्म लिया है इस पर किसी का अपना अधिकार नहीं होता, अपनी मर्जी नहीं होती। लेकिन वैचारिक अंतर बहुत बड़ा होता है। विचारों में भी तो अंतर होता है और विचारों में भी समानता हो सकती है। तो वैचारिक सबसे बड़ा वैचारिक अंतर है परिवारवाद यानी डायनेस्टी। महात्मा गांधी शुरुआत से हमेशा से परिवारवाद के कट्टर विरोधी रहे। उन्होंने अपने परिवार के लोगों को कभी प्रमोट नहीं किया, उन्हें कभी आगे नहीं बढ़ाया। लेकिन नकली गांधी शुरू से ही परिवारवाद में विश्वास करते रहे हैं। नेहरू से इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी से राजीव गांधी, राजीव गांधी से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। ये एक सिलसिला है जो लगातार चलता जा रहा है, रुकने का नाम नहीं ले रहा। और अब आगे चलकर आपको प्रियंका गांधी के बच्चे भी ऐसे ही राजनीति में मिलेंगे। स्थिति यह है कि गांधी परिवार के बाहर किसी को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने की कल्पना भी कोई नहीं कर सकता। और एक जमाने में कहा जाता है कि महात्मा गांधी के जो बेटे थे, उनके जो पुत्र थे, वो विदेश जाना चाहते थे और महात्मा गांधी ने उन्हें विदेश भेजा नहीं, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि लोग ये कहें कि वो अपने पुत्र को प्रमोट कर रहे हैं और परिवारवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। उन्होंने अपने बेटे को विदेश नहीं जाने दिया पढ़ाई करने के लिए।
महात्मा गांधी, दूसरा अंतर समझिए, महात्मा गांधी हमेशा राजनीति से दूर रहे। वो स्वतंत्रता संग्राम के सबसे बड़े नेता थे, लेकिन उनके लिए यह राजनीति का जरिया नहीं था। इसीलिए आजादी के बाद वो कांग्रेस पार्टी को समाप्त कर देना चाहते थे। वो जानते थे और वो कहते थे कि कांग्रेस पार्टी का जो मकसद था इसे बनाने का, वो आजादी पाना था। देश ने आजादी पा ली, अब कांग्रेस पार्टी को भंग कर देना चाहिए। लेकिन नकली गांधियों को राजनीति का पेशा ही अच्छा लगता था। उनका पेशा ही राजनीति है, उनका लगभग पूरा खानदान ही राजनीति में है, और इसलिए कांग्रेस पार्टी आज इस स्थिति में आ गई कि उनकी 50 सीटें हैं लोकसभा में, तब भी आज के जो गांधी हैं वो लगातार इस पार्टी को आगे और घसीटना चाहते हैं। असली और नकली गांधी का तीसरा सबसे बड़ा अंतर है पद की लालसा। महात्मा गांधी ने कभी भी किसी पद की लालसा नहीं रखी और उन्होंने कभी भी जीवन भर कोई पद नहीं लिया। वर्ष 1885 में कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई थी। गांधी सिर्फ एक बार वर्ष 1924 में इसके अध्यक्ष बने थे। स्वतंत्रता के बाद वो चाहते तो राष्ट्रपति का या प्रधानमंत्री का पद ले सकते थे। उनके लिए क्या बड़ी बात थी, वो देश के राष्ट्रपति भी बन सकते थे, भारत के प्रधानमंत्री भी बन सकते थे आजादी लेने के तुरंत बाद, और चाहते तो जीवन भर कांग्रेस का अध्यक्ष भी बने रह सकते थे। दूसरी तरफ नकली गांधी जो परिवार है वो सिर्फ पद की लालसा रखता है, और इसी कारण कांग्रेस पार्टी आज मात्र 52 सांसदों पर सिमट गई है। फिर भी उन्होंने अध्यक्ष पद को परिवार के बाहर जाने नहीं दिया, और अगला अध्यक्ष भी जो बनेगा कांग्रेस पार्टी का, वो भी परिवार से ही बनेगा। चौथा सबसे बड़ा अंतर है सादगी का अंतर। ये असली गांधी के जीवन का मंत्र था। महात्मा गांधी हमेशा सादगी से रहते थे। महात्मा गांधी न्यूनतम आवश्यकताओं पर आधारित जीवन जीते थे। उन्होंने कभी कोई बंगला नहीं लिया, कोई प्रॉपर्टी नहीं बनाई, कोई पैसा नहीं बनाया, कोई बैंक बैलेंस छोड़कर नहीं गए। लेकिन नकली गांधी बड़े बड़े सरकारी बंगलों में रहते हैं। उनके नाम पर दिल्ली और देश के कई शहरों में महंगी प्रॉपर्टी हैं, बड़े बड़े ट्रस्ट हैं। नकली गांधी जनता के सामने भले ही सादगी का दिखावा करते हों, लेकिन निजी जिंदगी में उनका लाइफस्टाइल काफी शानो शौकत से भरा हुआ है। तो ये कुछ अंतर हैं तब के गांधी में और आज के गांधी में। महात्मा गांधी हमारे आदर्श हैं, पूरा देश उन्हें राष्ट्रपिता कहता है, लेकिन जब पारिवारिक वंशावली का जिक्र होता है तब उनके फैमिली ट्री में आपको इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी या राहुल गांधी का नाम देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इनका महात्मा गांधी के असली परिवार से दूर दूर तक कोई संबंध है ही नहीं। तो आज हम आपका परिचय महात्मा गांधी के असली परिवार से करवाएंगे। महात्मा गांधी का असली परिवार कौन था और आज उनका असली परिवार कहां है, और इस देश ने महात्मा गांधी के परिवार के लिए क्या किया। महात्मा गांधी के 4 पुत्र थे, हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास। ये 4 उनके पुत्र थे। महात्मा गांधी के 154 वंशज इस समय दुनिया के 6 देशों में रह रहे हैं। इनमें से कई डॉक्टर हैं, कोई प्रोफेसर है, कोई इंजीनियर है, कोई वकील है, तो कोई वैज्ञानिक है, लेकिन राजनीति में नहीं है। आपने महात्मा गांधी के वंशजों में से 3 लोगों के नाम शायद अक्सर सुने होंगे। इनमें पहला नाम है महात्मा गांधी के पोते राजमोहन गांधी का, जिन्होंने 1989 में राजीव गांधी के खिलाफ अमेठी से चुनाव लड़ा था। इसके अलावा वर्ष 2017 में उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में महात्मा गांधी के एक और पोते गोपाल कृष्ण गांधी ने भी चुनाव लड़ा था। वो विपक्ष के उम्मीदवार थे, हालांकि वो चुनाव हार गए थे। महात्मा गांधी के एक और परपोते तुषार गांधी ने भी राजनीति में अपनी किस्मत आजमाई थी। उन्होंने 1992 में मुंबई से समाजवादी पार्टी के टिकट पर लोकसभा का चुनाव लड़ा था, लेकिन ये सफल नहीं हो पाए। ये बहुत बड़ी विडंबना है कि गांधी सरनेम का इस्तेमाल करके लोगों ने बड़ी बड़ी सत्ताएं हासिल कर ली, लेकिन जो असली गांधी हैं उन्हें कोई नहीं जानता, वो सत्ता तक नहीं पहुंच पाए। करीब 4 वर्ष पहले मई 2016 में इसी कार्यक्रम डीएनए में हमने आपको एक रिपोर्ट दिखाई थी, जिसमें हमने आपको महात्मा गांधी के पोते कन्हूभाई गांधी के बारे में तब बताया था। वो एक गुमनामी से भरा हुआ जीवन जी रहे थे, उनकी स्थिति अच्छी नहीं थी। उस वक्त वो 87 वर्ष के थे और कन्हूभाई गांधी महात्मा गांधी के तीसरे पुत्र रामदास गांधी के बेटे थे और अपनी पत्नी के साथ दिल्ली के एक वृद्धाश्रम में रह रहे थे। वो 40 वर्षों तक अमेरिका में रहे और फिर वर्ष 2014 में अपनी जन्मभूमि भारत लौट आए। उनकी कोई संतान नहीं थी, अकेले थे, इसलिए उन्हें एक वृद्ध आश्रम का सहारा लेना पड़ा, वहां रहना पड़ा।
2016 में 2 महीने तक वो दिल्ली के एक वृद्धाश्रम में रहे और उसके बाद सूरत के राधा कृष्ण मंदिर ट्रस्ट के वृद्धाश्रम में वो लोग चले गए। लेकिन नवंबर 2016 में हार्ट अटैक की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। आपको जानकर हैरानी होगी कि कन्हू भाई ने अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा और अमेरिका के डिफेंस डिपार्टमेंट में भी काम किया था। उनकी पत्नी डॉक्टर शिवा लक्ष्मी गांधी भी बायोकेमिस्ट्री में पीएचडी हैं और वो अमेरिका के बॉस्टन में पढ़ाती थी। लेकिन अफसोस इस बात का है कि इतना शानदार काम करने के बाद भी इन दोनों को अपना अंतिम समय वृद्धाश्रम में बिताना पड़ा और जीवन की विषमताओं के बीच कन्हू भाई गांधी की मृत्यु हो गई। जबकि गांधी सरनेम लगाकर राजनीति करने वालों ने इस शब्द को ही हाईजैक कर लिया। जो आज के गांधी हैं, उन्होंने ना तो इन असली गांधियों की कोई मदद करने की कोशिश की, ना इनसे मिलने वृद्धाश्रम में गए, ना ही इनका हालचाल पूछा। जबकि असली गांधी की बात कोई आज करता ही नहीं। कन्हू भाई गांधी के हालात पर भी वर्ष 2016 में हमने एक विश्लेषण किया था। आप जानते हैं जी न्यूज हमेशा आपको इस तरह की खबरें दिखाता है। 2016 में भी हमने कन्हू भाई गांधी से मुलाकात की थी। हम उनका हालचाल पूछने के लिए गए थे। उनकी पूरी कहानी हमने देश को बताई थी। हालांकि इसमें कोई ग्लैमर नहीं है, इसमें टीआरपी भी नहीं है, क्योंकि वो कोई फिल्म स्टार नहीं थे, वो कोई सेलिब्रिटी नहीं थे और वो किसी बहुत बड़े राजनीतिक खानदान से भी नहीं आते थे। आज उसी रिपोर्ट की एक छोटी सी झलक हम आपको एक बार फिर से दिखाते हैं। महात्मा गांधी के परिवार के लोग कैसे अपना जीवन जी रहे थे और अपने आखिरी समय में उनकी क्या हालत थी, आज एक बार आप देखिए। अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा में काम कर चुके कन्हू भाई गांधी को जब अपने दादा महात्मा गांधी का घर याद आया तो अपनी पत्नी के साथ देश लौट आए। कुछ वक्त सूरत के आश्रम में बिताया और फिर कुछ दिनों पहले दिल्ली के पास एक वृद्धाश्रम में आ गए। मैं MIT में और हार्वर्ड में था, तो वहाँ मैं चला जाता रात को और चाय पे, तो रात को भी वहाँ काम चलते हैं और लोग आ गए। तो वो लोग जब बापू का नाम सुनते तो ऐसे सन्नाटे में पड़ जाते कि उसके जैसा तो कोई आदमी नहीं था। तुम इतने क्यों, तुम्हें तो आकर हमको सिखाना चाहिए, तो भी तुम यहाँ क्यों हो, ऐसे सवाल पूछते थे। कन्हू भाई गांधी महात्मा गांधी के काफी करीब रहे हैं। इतने वर्षों तक गांधी के ही विचारों ने उन्हें 7 समंदर पार भी देश से जोड़े रखा। लेकिन जब वो देश लौट आए तो न तो राजनीतिक गांधी उनकी सुध लेने पहुंचे और न ही उनके अपने। जो भविष्य के रूलर्स हैं वो मेरे बच्चे होंगे और दूसरों के बच्चे नहीं होंगे, तो ये विचार जो बापू के बहुत ही विरुद्ध है वो आज चल रहा है। हालांकि जी न्यूज पर जब कन्हू भाई गांधी की तकलीफ दिखाई गई तो पूरा देश कन्हू भाई की मदद के लिए आगे आने लगा था। जी न्यूज की मुहिम के बाद 2016 में ही तत्कालीन संस्कृति मंत्री महेश शर्मा कन्हू भाई और उनकी पत्नी से मुलाकात करने पहुंचे थे। और तब खुद प्रधानमंत्री मोदी ने कन्हू भाई से फोन पर काफी देर तक बातचीत की, गुजराती में उनका हालचाल जाना और कुछ पुरानी यादों को साझा किया। अरे तुमने बच्चे ले गए विद्यार्थी वक्त मिसेस गांधी ने बहुत हजारों को एवं नारा लगाता था तुम्हारा विरुद्ध, तेरे में तुम्हारे पर हाथ नहीं। कन्हू भाई गांधी महात्मा गांधी के बेटे रामदास की संतान थे। कन्हू भाई और शिवा लक्ष्मी की अपनी कोई औलाद नहीं थी। हालांकि आश्रम में मिले प्यार ने कुछ हद तक ये कमी पूरी कर दी थी, लेकिन महात्मा गांधी और उनके विचारों को लाठी बनाकर सियासी सड़क पर चलने वाले देश के राजनीतिक गांधियों ने असली गांधी की सुध कभी नहीं ली। कन्हू भाई गांधी सिर्फ इतना चाहते थे कि राजनीति करने वाले चाहें तो उनकी मदद ना भी करें, लेकिन गांधी के नाम का सिर्फ राजनीतिक इस्तेमाल ना हो, बल्कि सच में राजनीति के गांधी असली गांधी से सन्मति हासिल करें। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, दिल्ली। तो अभी कन्हू भाई गांधी के बारे में हमने आज जो आपको रिपोर्ट दिखाई, ये महात्मा गांधी के सगे पोते हैं, महात्मा गांधी के पुत्र हैं, थे मतलब, अब इनकी मृत्यु हो गई है।
आपने देखा अपने आखिरी दिनों में इनकी क्या स्थिति थी, और ये हार्वर्ड जैसी जगह पर पढ़ा चुके हैं, बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति थे ये और इनकी पत्नी दोनों। लेकिन इस देश ने महात्मा गांधी के पोतों के लिए क्या किया, उनके आखिरी दिनों में उनकी स्थिति कैसी थी, यह अभी आपने देख लिया। ये हैं असली गांधी, जिनके बारे में शायद आप जानते भी नहीं। कहते हैं जब आप किसी शब्द की स्पेलिंग में जरा सी भी कोई गलती कर देते हैं या इसमें जरा सा भी कोई बदलाव कर देते हैं, खास तौर पर अंग्रेजी में, तो कई बार इसका मतलब पूरी तरह से बदल जाता है। एक शब्द अगर आपने इधर से उधर हटा दिया, उसी से पूरी शब्द का मतलब बदल जाता है। उदाहरण के लिए अगर आप दिवाली शब्द में ला पर ई की जगह आ लगा दें, आ की मात्रा लगा दें, तो दिवाली से ये बदलकर दिवाला हो जाता है, जो बर्बादी और कंगाल हो जाने का सूचक है। दिवाली और दिवाला में सिर्फ एक मात्रा का फर्क है। इसी प्रकार अंग्रेजी का एक शब्द है आइडल, जिसका अर्थ होता है आदर्श। इसकी स्पेलिंग है IDOL। अगर आप इसमें ओ को हटा दें और एल के सामने ई लगा दें, तो इसका उच्चारण तो आइडल ही रहता है, लेकिन इसका अर्थ बदल जाता है। इस नई स्पेलिंग के साथ आइडल का अर्थ हो जाता है बेकार, निष्क्रिय और आलसी। लेकिन क्या स्पेलिंग में ऐसे ही फेरबदल करके किसी अर्थ के अलावा किसी देश के इतिहास, वर्तमान और भविष्य को भी बदला जा सकता है? गांधी परिवार के संदर्भ में देखें अगर आप, तो इसका मतलब हां है। गांधी सरनेम के सहारे आज राजनीति का गांधी परिवार अपनी तुलना महात्मा गांधी के संघर्षों से करता है। महात्मा गांधी का पूरा कॉपीराइट आज इसी परिवार के पास है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की संतानें हैं। जैसा कि आप जानते होंगे, राजीव गांधी की मां इंदिरा गांधी थी, जो जवाहरलाल नेहरू की पुत्री थी। राजीव गांधी के पिता का नाम फिरोज जहांगीर गांधी था, यानी राजीव गांधी को ये जो सरनेम है गांधी का, उनके पिता फिरोज जहांगीर गांधी से मिला था। लेकिन क्या फिरोज जहांगीर गांधी का सरनेम वाकई गांधी था? और फिरोज जहांगीर गांधी का महात्मा गांधी से क्या रिश्ता था? क्या फिरोज जहांगीर गांधी महात्मा गांधी के पुत्र थे, उनके रिश्तेदार थे, उनके परिवार में से आते थे, या महात्मा गांधी ने उन्हें गोद ले लिया था और अपना सरनेम फिरोज जहांगीर गांधी को दे दिया था, जिसके बाद से गांधी परिवार यहां से शुरू हुआ? आज ये सारी बातें आपको बताने वाले हैं। स्वीडन के एक बहुत मशहूर लेखक हैं जिनका नाम है बर्टिल फॉक। बर्टिल फॉक ने कुछ वर्ष पहले फिरोज जहांगीर गांधी को लेकर एक पुस्तक लिखी थी, जिसका नाम है फिरोज द फॉरगॉटन गांधी। वो पुस्तक आज मैं लेकर आया हूं अपने साथ। वही पुस्तक है जिसके बारे में आपको बता रहा हूं, और इसमें वो लिखते हैं इस पुस्तक में कि फिरोज गांधी का जन्म बॉम्बे के एक पारसी परिवार में हुआ था और उनके पिता का नाम जहांगीर फरदूस जी गांधी था। आज हमें फिरोज जहांगीर गांधी का एक बर्थ सर्टिफिकेट यानी जन्म प्रमाण पत्र भी मिला है। इस बर्थ सर्टिफिकेट के मुताबिक उनका जन्म 12 सितंबर 1912 को हुआ था। इस जन्म प्रमाण पत्र में उनके पिता का जो नाम लिखा है वो है जहांगीर फरदूस जी गांधी और मां का नाम लिखा है रतन बाई। इस समय आपकी स्क्रीन पर वो सर्टिफिकेट है, बर्थ सर्टिफिकेट मेरे हाथ में भी है। ये देखिए, ये वो बर्थ सर्टिफिकेट है जो ये भी मैं आज आपके सामने आपको दिखाने के लिए लेकर आया हूं। अब अगर आप ध्यान से इसे देखेंगे तो इसमें गांधी की जो स्पेलिंग है वो GANDHI नहीं है, बल्कि GHANDHY लिखी है। फिर से आपको पढ़कर बताता हूं। नेम ऑफ द फादर जहांगीर जी फरदूस जी गांधी, सर्टिफिकेट में यह लिखा है। और इसमें गांधी की जो स्पेलिंग है वो है, पहले लिखा हुआ है GANDHY, फिर बाद में उसे ठीक किया गया है काटकर, और जी के साथ H भी जोड़ा गया है, तो स्पेलिंग हो गई GHANDHY, जिसे हम कहेंगे गांधी नहीं, ये कहा जाएगा गांधी, और ये एक पारसी सरनेम है। इस जन्म प्रमाण पत्र के मुताबिक बॉम्बे के जिस अस्पताल में फिरोज गांधी का जन्म हुआ था उसका नाम है पारसी लेंगिन हॉस्पिटल। ये वो अस्पताल है, आज उस पर भी हमने रिसर्च की है। जो अस्पताल इस समय आप देख रहे हैं, यहां पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के दादा यानी फिरोज जहांगीर गांधी पैदा हुए थे इसी जगह पर। यह पारसी अस्पताल है।
और क्योंकि वो एक पारसी थे तो उनका जन्म यहां पर हुआ था। यह अस्पताल वर्ष 1960 के दशक में बंद हो गया था और इस वक्त आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं उसी अस्पताल की तस्वीरें हैं। जिस पुस्तक का अभी अभी हमने आपके सामने जिक्र किया उसके लेखक का यह दावा है कि जब फिरोज गांधी राजनीति में सक्रिय हुए और उनकी भूमिका बढ़ने लगी तो उस समय के अखबारों ने उनके नाम की स्पेलिंग को गांधी से बदलकर गांधी कर दिया। यह पता भी नहीं चला कि अखबारों ने GHANDY को गांधी कब से लिखना शुरू कर दिया, यानी स्पेलिंग वही हो गई जो महात्मा गांधी में गांधी की स्पेलिंग हुआ करती थी, वही स्पेलिंग फिरोज गांधी की भी हो गई। उस जमाने का एक अखबार इस समय हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए ये अखबार है उसी जमाने का 1900, उदाहरण के लिए ये जो अखबार आप देख रहे हैं 8 दिसंबर 1933 को उस समय के द लीडर नाम का एक अंग्रेजी अखबार है, 1933 का अखबार है ये। और इस अखबार में इलाहाबाद में फिरोज गांधी की गिरफ्तारी की खबर छपी थी और इस खबर की हेडलाइन में फिरोज गांधी की जगह फिरोज गांधी लिखा हुआ है, वही स्पेलिंग जो महात्मा गांधी के नाम में लगी होती है। अखबार में छपी उस खबर की एक तस्वीर इस समय आपकी स्क्रीन पर है। इससे एक मतलब यह निकलता है कि 1933 में ही फिरोज गांधी का नाम फिरोज गांधी के तौर पर छपने लगा था। तो बहुत सारे लोगों को जो कंफ्यूजन है वो ये लोग पूछते हैं और रिसर्च भी करते हैं इस बात पर कि फिरोज जहांगीर गांधी ने अपना सरनेम गांधी से गांधी कब किया? क्या इंदिरा गांधी से, इंदिरा प्रियदर्शनी नेहरू से शादी के बाद किया या उससे पहले ही कर लिया? तो एक सबूत यहां यह मिलता है कि यह काम भारत की प्रेस ने ही कर दिया था। फिरोज गांधी ने किया या नहीं, लेकिन भारत की प्रेस ने 1933 में ही उनके नाम को फिरोज गांधी के तौर पर छापना शुरू कर दिया था। यानी उस समय के मीडिया ने फिरोज गांधी के नाम में मिलावट की शुरुआत कर दी थी। यह वैसे ही फेक न्यूज है जैसी आजकल की फेक न्यूज चलती है, यानी उस समय भी यही होता था। हालांकि फिरोज गांधी फिरोज गांधी कैसे बने इसे लेकर अलग अलग लेखकों और अलग अलग इतिहासकारों की राय अलग अलग है और इस पर कोई पक्का प्रमाण किसी के पास नहीं है। कुछ लोग यह भी दावा करते हैं कि फिरोज जहांगीर गांधी ने महात्मा गांधी से प्रभावित होकर अपना सरनेम बदल लिया था और गांधी कर लिया था। यह किताब इस समय जो मेरे हाथ में है, आज जब मैंने इस किताब का अध्ययन किया तो मुझे गांधी सरनेम से जुड़ी कई अहम जानकारियां मिली। इससे जुड़े कुछ और तथ्य आज हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले यह समझ लीजिए कि जब फिरोज जहांगीर गांधी का सरनेम गांधी से बदलकर गांधी हो गया तो कैसे यह सरनेम उनके परिवार के नाम के साथ भी हमेशा के लिए जुड़ गया और एक नया राजनीतिक खानदान भारत में पैदा हो गया जिसको आज आप गांधी खानदान या गांधी परिवार के नाम से जानते हैं। यह सब कुछ शुरू हुआ है फिरोज जहांगीर गांधी के साथ। और इंदिरा गांधी को ये जो सरनेम मिला, इंदिरा गांधी, इससे पहले तो वो इंदिरा नेहरू थी, तो इंदिरा गांधी को जो गांधी सरनेम मिला वो मिला अपने पति फिरोज जहांगीर गांधी से। इसलिए फिरोज जहांगीर गांधी के बारे में जानना आपके लिए आज जरूरी है। और कैसे आज का गांधी परिवार नाम की स्पेलिंग में हुए इसी हेरफेर को आधार बनाकर खुद को असली गांधी बताने लगा और आज वही असली नेहरू गांधी खानदान माना जाता है। फिरोज जहांगीर गांधी के फैमिली ट्री को अगर आप देखें तो उनके पिता का नाम जहांगीर फरदूस जी गांधी और उनकी मां का नाम रतीमाई गांधी था। उनके पिता जहांगीर गांधी पेशे से एक मरीन इंजीनियर थे। जहांगीर फरदूस जी गुजरात के भरूच से थे, जबकि उनकी मां रतीमाई सूरत से संबंध रखती थी, यानी गुजराती थे दोनों। फिरोज गांधी 5 भाई बहनों में सबसे छोटे थे और फिरोज के 2 भाई दोराब गांधी और फरीदून जहांगीर गांधी थे। उनकी 2 बहनें थीं जिनके नाम तहमीना करशप और अलू दस्तूर था। गांधी जयंती के दिन फिरोज जहांगीर गांधी की वंशावली बताने का मकसद सिर्फ यही है कि फिरोज जहांगीर गांधी का राष्ट्रपति महात्मा गांधी या उनके परिवार से खून का रिश्ता नहीं था और ना ही कोई संबंध था। अगर फिरोज जहांगीर गांधी के फैमिली ट्री में कोई पूरी तरह से फिट बैठता है तो वो है राजीव गांधी, संजय गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और वरुण गांधी। ये जो फैमिली ट्री आप देख रहे हैं ये महात्मा गांधी का फैमिली ट्री नहीं है, इसको आप स्पष्ट कर लीजिए। ये फिरोज जहांगीर गांधी का फैमिली ट्री है, ये है उनका परिवार जिसे आज आप
गांधी परिवार के नाम से जानते हैं। अब हम फिरोज जहांगीर गांधी का पुराना मकान आपको दिखाते हैं। यह मकान गुजरात के भरूच शहर में है, जहां पर वो पहले रहा करते थे। फिलहाल इस मकान में ताला लगा हुआ है और राहुल गांधी यदि कभी भरूच जाते हैं तो उन्हें यहां जरूर जाना चाहिए, क्योंकि एक जमाने में उनके दादा यहीं रहा करते थे। हो सकता है उन्हें यहां अपने खानदान को जानने और समझने का एक मौका भी मिले। ये फिरोज जहांगीर गांधी का मकान है, अब बंद पड़ा हुआ है गुजरात के भरूच में। राहुल और प्रियंका हर मुद्दे पर ट्विटर पर अक्सर सक्रिय रहते हैं। आपने देखा होगा, लगभग हर रोज ट्वीट करते हैं। देश के महापुरुषों को जयंती और पुण्यतिथि पर याद करते हैं। परनाना पंडित जवाहरलाल नेहरू हो या उनकी दादी इंदिरा गांधी हो, उन्हें हमेशा याद करते हैं, चाहे उनकी पुण्यतिथि हो, चाहे उनका जन्म दिवस हो। लेकिन राहुल गांधी ने और प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपने दादा फिरोज गांधी को कभी भी ट्विटर पर याद नहीं किया। आज तक कभी ट्विटर पर उनके बारे में कुछ नहीं लिखा। राहुल गांधी ने वर्ष 2015 में, आज से 5 साल पहले ट्विटर ज्वाइन किया था और आज शाम तक वो ट्विटर पर 4,900 से ज्यादा ट्वीट्स कर चुके हैं। 4,900 ट्वीट्स उन्होंने किए हैं, लेकिन इनमें से एक भी ट्वीट अपने दादा फिरोज जहांगीर गांधी पर उन्होंने नहीं किया। प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्विटर फरवरी 2019 में ही ज्वाइन किया है, यानी पिछले साल, और आज शाम तक वो 1,000 से ज्यादा ट्वीट कर चुकी हैं। लेकिन कभी भी उन्होंने अपने दादा फिरोज जहांगीर गांधी को याद करते हुए कोई ट्वीट नहीं किया। हालांकि वो अपनी दादी को हमेशा याद करते हुए ट्वीट करती हैं और अपने नाना को भी याद करते हुए करती हैं। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान जब प्रियंका गांधी चुनाव प्रचार के लिए प्रयागराज गई थी, तब अपने पुश्तैनी घर आनंद भवन में रुकी थी, लेकिन वहां से 3 किलोमीटर दूर फिरोज गांधी की समाधि तक वो तब भी नहीं गई। राहुल गांधी वर्ष 2012 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान अपने दादा की समाधि पर जरूर गए थे। यह बताना आपके लिए जरूरी है, राहुल गांधी गए थे। फिरोज गांधी के ससुर पंडित जवाहरलाल नेहरू पहले ही राजनीति की मुख्य धारा में थे, देश के प्रधानमंत्री थे। इंदिरा गांधी भी अपने पिता के साथ राजनीति में सक्रिय थी, लेकिन फिरोज गांधी धीरे धीरे गुमनामी के अंधेरे में चले गए। लेखक बर्टिल फॉक, जिनकी किताब के बारे में आज मैं आपको बता रहा हूं, उन्होंने अपनी किताब के 30वें अध्याय में लिखा है कि अपनी मृत्यु से पहले फिरोज जहांगीर गांधी अपने जीवन से बहुत निराश हो चुके थे। बर्टिल फॉक के मुताबिक पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर ने फिरोज जहांगीर गांधी के अंतिम दिनों को याद करते हुए एक बार कहा था कि एक शाम वो लखनऊ के एक मशहूर कॉफी हाउस में फिरोज जहांगीर गांधी से मिले। उस दौरान किसी ने फिरोज गांधी से यह कहा कि उन्हें धूम्रपान नहीं करना चाहिए क्योंकि ये उनके स्वास्थ्य के लिए बुरा है, और तब फिरोज जहांगीर गांधी ने कहा था कि जिंदगी में जीने के लिए अब बचा ही क्या है, मेरे जीवन का अब कोई लक्ष्य नहीं है, इसलिए मुझे मेरी इच्छाओं के हिसाब से जिंदगी जीने दो, फिर चाहे वो जिंदगी कितनी ही छोटी क्यों ना हो। ये शब्द हैं राहुल गांधी के दादा फिरोज जहांगीर गांधी के। 7 सितंबर 1960 को फिरोज गांधी को संसद भवन के अंदर ही दिल का दौरा पड़ा। वो सांसद भी थे, जिसके बाद फिरोज गांधी जिद करके खुद अपनी गाड़ी चलाकर विलिंगडन नर्सिंग होम पहुंचे। सोचिए, दिल का दौरा पड़ा और उसके बाद खुद गाड़ी चलाते हुए अस्पताल पहुंचे, और 8 सितंबर 1960 को अपने अकेलेपन से लड़ते हुए फिरोज गांधी की मृत्यु हो गई। दिल्ली के निगम बोध घाट पर उनका अंतिम संस्कार हुआ था और उनकी चिता पर सभी धर्मों के महत्वपूर्ण ग्रंथों यानी गीता, रामायण, कुरान और गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ हुआ था। उनके अंतिम संस्कार के दौरान एक पारसी पुरोहित भी मौजूद था, जिसने उनकी आत्मा की शांति के लिए एक विशेष पूजा की थी। फिरोज जहांगीर गांधी की गुमनामी तलाश करते हुए पिछले वर्ष हम प्रयागराज के पारसी कब्रिस्तान तक भी पहुंच गए थे। यहां 100 से ज्यादा कब्रें मौजूद हैं और इन्हीं में से एक कब्र है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के दादा और इंदिरा गांधी के पति फिरोज जहांगीर गांधी की। इससे पहले आपने कभी भी किसी भी न्यूज चैनल पर गांधी वंश के असली संस्थापक फिरोज जहांगीर गांधी की कब्र नहीं देखी होगी, क्योंकि उसके बारे में कोई बात ही नहीं करता। यहां तक कि उनका अपना परिवार उनके बारे में कोई बात नहीं करता। आज हम आपको उसी रिपोर्टिंग का एक अंश फिर से दिखाना चाहते हैं, जिसे देखकर आप समझ जाएंगे कैसे राजनीतिक हितों की खातिर फिरोज जहांगीर गांधी को जीते जी और फिर उनकी मृत्यु के बाद भी गुमनामी के अंधेरे में पहुंचा दिया गया।
अपने आप को दत्तात्रेय गोत्र का कौल ब्राह्मण बताने वाले राहुल गांधी के दादा फिरोज जहांगीर की कब्र पर आज हम पहुंचे हैं। फिरोज जहांगीर की यह कब्र प्रयागराज के ममफोर्डगंज इलाके में मौजूद है, जिसे फिलहाल गांधी परिवार भुला चुका है। आज हम जनेऊधारी राहुल गांधी को उनके पूर्वजों की याद दिलाएंगे। ये एक पारसी कब्रिस्तान है जहां 100 से ज्यादा पारसी कब्रें हैं और उन्हीं में से एक कब्र है फिरोज जहांगीर गांधी की। जी न्यूज की टीम जब इस कब्रिस्तान में पहुंची तो इस कब्र पर सफाई का काम शुरू हो गया। पीढ़ियों से इस कब्रिस्तान की देखभाल करने वाले लोग फिरोज गांधी की कब्र के बारे में क्या जानते हैं, उनसे ही पूछते हैं। अक्सर आते हैं, हमेशा आते हैं? हमेशा नहीं आते, सफल हो गया कि मैं आते नहीं, मैं आते हैं, मैं आते नहीं। और परिवार के लोग हैं सब, जैसे कि जिनकी कब्रें हैं यहाँ पे, वो सब आते हैं, फूल चढ़ाते हैं। कभी पुण्यतिथि या जन्मतिथि पर आते हैं सोनिया राहुल यहाँ पर? नहीं सर, हमारे ज्ञान में तो नहीं आया है। ये कांग्रेस कमेटी वाले आते हैं, अपना उनके पुण्यतिथि और जन्मतिथि पे फूल चढ़ाते हैं। प्रयागराज के स्थानीय लोगों के मन में भी ये सवाल है कि गांधी परिवार के लोग फिरोज जहांगीर गांधी की कब्र को क्यों भूल गए। हम लोग क्लास 8 स्टैंडर्ड में थे, तब उनको हम लोग फर्स्ट टाइम और लास्ट टाइम वहाँ पर देखा हुआ है। राहुल गांधी या सोनिया गांधी हिंदू ही चाहते हूँ कि मैं हिंदू हूँ, इसलिए वो अपने बाबा के मजार पे नहीं आना चाहते, और कोई दूसरा उद्देश्य नहीं उनका, कहीं मैं फारसी ना हो जाऊं। यहाँ मतलब जो है आने में उनको शर्म आती है, ये अपने पूर्वजों को भूल गए हैं। प्रयागराज में हमारी मुलाकात पंडित मदन लाल शर्मा से हुई। ये कश्मीरी ब्राह्मणों के तीर्थ पुरोहित हैं। उनके पास नेहरू खानदान के हर सदस्य की पूरी जानकारी है। रही श्रीमती इंदिरा गांधी की बात, तो वो जब भी इलाहाबाद प्रयागराज आती थी तो आनंद भवन में ये हमारे जिसकी फोटो हमने दिखाई, ये जिलाधिकारी यहाँ से जो है फरमान जारी होता था, थाना मुट्ठीगंज ये बगल में है, वहाँ से एसओ या एसआई या कांस्टेबल रहते थे, हमारे घर सूचना देते थे कि इंदिरा जी आपको बुलाएंगे आनंद भवन। हम उनके तीर्थ पुरोहित हैं। और जब जब विजय लक्ष्मी पंडित जी का अस्थि आया, उसका भी पूजन हम लोगों ने कराया। राजीव जी का ये आप सामने देख रहे हैं, हाँ, किशन जी कौर उस समय जो है डीआईजी थे दिल्ली में, वो साथ में बैठे हुए हैं। कश्मीरी ब्राह्मणों और नेहरू परिवार के पुरोहित मदन लाल शर्मा ये मानते हैं कि फिरोज गांधी पारसी थे। इस हिसाब से उनके पुत्र राजीव गांधी भी पारसी थे, लेकिन गांधी परिवार हिंदू परंपराओं को मानता है। नहीं, फिरोज गांधी तो फारसी धर्म से ही बिलोंग करते थे। इंदिरा गांधी ने धर्म परिवर्तन करके फिरोज गांधी से अपना निकाह किया, शादी किया। आगे वंशावली चूंकि गांधी परिवार से शुरू हुई ना, जिस दिन इनकी शादी इंदिरा जी की फिरोज गांधी जी के साथ हुई, तो उसी नाम के साथ तो इनका नाम गांधी से ही जाना जा रहा है। फिरोज गांधी किस धर्म से थे? फारसी धर्म से थे। तो फिर राजीव गांधी क्या हुए? फारसी हुए। अगर एक तरह से देखा जाए तो ये बहस आज तक जारी है कि गांधी वंश को नेहरू वंश कहा जाए या फिरोज जहांगीर वंश कहा जाए। गांधी परिवार पारसी है या फिर हिंदू। प्रयागराज से विशाल पांडे की रिपोर्ट। महात्मा गांधी को आप भारत का सबसे बड़ा ग्लोबल ब्रांड भी कह सकते हैं। जिन दिनों आजादी के लिए लड़ाई चल रही थी, तब आज की तरह टेलीविजन, मोबाइल फोन्स और इंटरनेट नहीं हुआ करते थे, लेकिन ये गांधी के ब्रांड नेम की ताकत थी कि पूरा देश तब भी उनके पीछे चल पड़ा था और उनके एक बात पर, उनके एक नारे पर हजारों लोग इकट्ठा हो जाते थे। लोग गांधी जी की कई बातों को सच मानते थे और उसे अपने जीवन में अपनाते भी थे। लेकिन महात्मा गांधी की मौत के बाद इस ब्रांड नेम पर एक खास परिवार ने अपना कॉपीराइट करा लिया। यह ठीक वैसे ही है जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां अपने ब्रांड नेम का कई बार कॉपीराइट करवाती हैं और कई बार फिर इस ब्रांड नेम को बाकी के लोगों को फ्रेंचाइज बना लेती हैं। इसे फ्रेंचाइजी मॉडल कहते हैं। जब आप किसी और ब्रांड नेम का इस्तेमाल अपने बिजनेस में करते हैं, तो इस मामले में भी आप कह सकते हैं कि गांधी सरनेम जो है उसका फ्रेंचाइजी मॉडल शुरू हो गया।
मोहनदास करमचंद गांधी का सरनेम कब और कैसे नेहरू परिवार के पास पहुंच गया, यह भारतीय राजनीति के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। हालांकि इसके बारे में एक कहानी सुनाई जाती है कि महात्मा गांधी ने फिरोज गांधी को अपना दत्तक पुत्र मान लिया था। अपना दत्तक पुत्र मान लिया था यानी महात्मा गांधी ने फिरोज जहांगीर गांधी को गोद ले लिया था। एक कहानी यह भी अक्सर आती रहती है। फिरोज जहांगीर गांधी ने जब जवाहरलाल नेहरू की पुत्री इंदिरा से शादी कर ली तो इंदिरा का सरनेम भी गांधी हो गया। वो पहले इंदिरा नेहरू थी और फिरोज गांधी से विवाह होने के बाद वो इंदिरा गांधी हो गई। लेकिन इस बात का कोई पुराना लिखित प्रमाण नहीं मिलता और हो सकता है कि एक झूठ जिसे जानबूझकर फैलाया गया हो यह वही हो। महात्मा गांधी का सरनेम कैसे फिरोज गांधी से होते हुए नेहरू परिवार तक पहुंच गया, इस बात को समझने के लिए आपको वर्ष 1942 से 1948 तक के 6 वर्षों के बारे में जानना चाहिए। और हम ये 42 से 48 का समय क्यों आपको बता रहे हैं, इसलिए क्योंकि वर्ष 1942 में ही फिरोज जहांगीर गांधी और इंदिरा नेहरू की शादी हुई थी, विवाह हुआ था। और इसके 6 साल बाद 1948 में महात्मा गांधी की हत्या हो गई थी। और इस तथ्य से कुछ सवाल पैदा होते हैं, ये जो 6 वर्ष थे। और सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि क्या महात्मा गांधी को पता था कि फिरोज जहांगीर गांधी ने उनके सरनेम का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है? क्या महात्मा गांधी जानते थे कि फिरोज गांधी अब अपने आप को फिरोज गांधी बताने लगे हैं और उनके जैसी ही स्पेलिंग के साथ गांधी बताने लगे हैं? क्या महात्मा गांधी इस बात को जानते थे? क्या उन्हें यह पता था कि जवाहरलाल नेहरू की बेटी इंदिरा नेहरू ने भी गांधी सरनेम अपने नाम के साथ जोड़ लिया है? और अगर पता था तो क्या उन्हें इस पर आपत्ति थी या इस पर कोई आपत्ति नहीं थी? क्योंकि ये 6 साल का ऐसा समय रहा है जब महात्मा गांधी को ये सब बातें पता रही होंगी और ये बात, इस पर रिसर्च होना चाहिए कि महात्मा गांधी इसके बारे में क्या सोचते थे। वर्ष 1942 से 1948 के बीच इन लोगों की आपस में कई बार मुलाकातें भी हुई होंगी, लेकिन कहीं भी इन सवालों को लेकर कोई तथ्य और कोई सबूत हमें नहीं मिले। हमने काफी आज रिसर्च किया और काफी दस्तावेजों को पढ़ा, किताबों को पढ़ा। इस दौरान इंदिरा गांधी महात्मा गांधी से कई बार मिली और उनके पति वो भी कई बार मिले और यहां तक कि इंदिरा गांधी, तब राजीव गांधी पैदा हो चुके थे, राजीव गांधी के साथ भी वो महात्मा गांधी से मिलने के लिए गई थी उनकी हत्या से पहले। लेकिन उस दौरान क्या महात्मा गांधी ने कभी कोई आपत्ति की या उन्होंने इसको स्वीकार कर लिया था? ये बात रिसर्च करने वाली है। इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढने के दौरान हमें जवाहरलाल नेहरू के सचिव रहे M.O. मथाई की एक पुस्तक मिली। इस पुस्तक का नाम है रेमिनेंसेस ऑफ द नेहरू एज। ये जो पुस्तक है ये वर्ष 1978 में प्रकाशित हुई थी। इस पुस्तक के कुछ हिस्से आपत्तिजनक होने के कारण इन पर एक बार प्रतिबंध भी लग चुका है, यानी इस किताब पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। और इसमें फिरोज गांधी के बारे में भी एक पूरा अध्याय है। वो अध्याय आज मैं अपने हाथ में लेकर आया हूं। इस अध्याय में यह लिखा है कि इंदिरा की मां कमला नेहरू और उनके पिता जवाहरलाल नेहरू ये नहीं चाहते थे कि वो फिरोज जहांगीर गांधी से विवाह करें, लेकिन बाद में उन्होंने इसकी अनुमति दे दी। इस पुस्तक में फिरोज और इंदिरा के विवाह में महात्मा गांधी की भूमिका के बारे में कुछ नहीं बताया गया है। तो अगर मैं आपको पढ़कर बताऊं, इसमें कुछ लिखा है फिरोज गांधी के बारे में। यहां पर भी फिरोज गांधी की स्पेलिंग गांधी के साथ ही लिखी हुई है, GANDHI। तो ये कमला नेहरू के बारे में लिखा है, She said that she was profoundly worried about the future of Indira. She expressed her strongest disapproval of the possibility of Indira marrying Firoz Gandhi. She did not consider Firoz Gandhi a stable person, neither did she think that he was in the least qualified to go into any worthwhile profession and support Indira. आगे लिखा है, Kamala turned to Nanu and said, "You heard what he said. Indu will listen to no one except me. I could have guided Indu gently away from Firoz, but my end is near. Jawahar will give no guidance to Indu. She will ultimately be allowed to commit the mistake of her life." यानी वो अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती करने जा रही थी। तो फिर इंदिरा प्रियदर्शनी नेहरू कैसे गांधी बन गई? उन्हें तो गांधी होना चाहिए था।
उस दौर के इतिहास की किताबों के अनुसार कुछ लोग इस बात से नाराज थे कि कश्मीरी ब्राह्मण की पुत्री यानी जवाहरलाल नेहरू की पुत्री इंदिरा नेहरू एक पारसी लड़के से विवाह कैसे कर सकती है। इसे लेकर देश में काफी नाराजगी थी और कई लोगों ने इस बारे में जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी को चिट्ठियां भी लिखी, विरोध दर्ज कराते हुए। इसके बाद 8 मार्च 1942 को महात्मा गांधी ने अपनी पत्रिका हरिजन में एक लेख लिखा। उसमें वो लिखते हैं, मुझे बहुत सारे गुस्से और गालियों से भरे हुए पत्र प्राप्त हो रहे हैं। कुछ चिट्ठियां ऐसी थीं जिनमें इंदिरा और फिरोज गांधी की शादी की वजह पूछी जा रही है। फिरोज का अपराध सिर्फ इतना है कि वो पारसी हैं। यहां ध्यान देने वाली बात यह है, महात्मा गांधी हरिजन पत्रिका में लिख रहे हैं कि फिरोज का अपराध सिर्फ इतना है कि वो पारसी है। मैं विवाह के लिए धर्म बदलने के हमेशा खिलाफ रहा हूं। धर्म कोई कपड़ा नहीं है जो अपनी मर्जी से बदल दिया जाए और इस मामले में धर्म को बदलने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। फिरोज गांधी बहुत लंबे वक्त से नेहरू परिवार के करीब रहे हैं। बीमारी के दिनों में उन्होंने कमला नेहरू की सेवा की है। फिरोज कमला नेहरू के लिए एक बेटे की तरह थे। यह महात्मा गांधी ने हरिजन में लिखा है। इससे एक बात स्पष्ट होती है, महात्मा गांधी ने फिरोज गांधी को गोद नहीं लिया था। दूसरी बात, फिरोज गांधी ने इंदिरा नेहरू से विवाह करने के लिए अपना धर्म परिवर्तन नहीं किया था, ना ही अपना नाम बदला था और ना ही महात्मा गांधी ने उन्हें गोद लिया था। अब यहां नोट करने वाली बात यह है कि कांग्रेस पार्टी के नेता बहुत सारे लोग ये दावा करते हैं कि महात्मा गांधी ने अपना सरनेम देकर फिरोज जहांगीर गांधी को उनका धर्म बदल दिया था। लेकिन महात्मा गांधी के जो लिखित दस्तावेज मिलते हैं उनमें ऐसी कोई बात नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है। यह एक विरोधाभास है जिसका कोई स्पष्ट जवाब इतिहास में भी नहीं मिलता। जानकारों का यह भी कहना है कि महात्मा गांधी ने कभी भी अपना सरनेम फिरोज जहांगीर गांधी को नहीं दिया था। इस बारे में हमने अहमदाबाद में गांधी आश्रम के संचालक अमृत मोदी से बात की। फिरोज गांधी की ओरिजिनली उनकी सरनेम गांधी थी, वो गांधी जी ने उनको दी नहीं है। फिरोज गांधी का परिवार सालों से, उनकी पीढ़ियों से गांधी अटक उनकी थी, तो हमारी जो अटक ओरिजिनल होती है उसका उपयोग तो हम करेंगे ना। इंदिरा और फिरोज गांधी का इलाहाबाद में ही परिचय हुआ था। वो दोनों ने तय किया लग्न करने का, तो बाद में वो जवाहरलाल नेहरू के पास बात आई और फिर गांधी जी के पास आई। गांधी जी और फिरोज गांधी का कोई संपर्क उस समय नहीं था। बाद में इंदिरा के द्वारा उनका संपर्क हुआ, इसलिए गांधी जी और उनके बीच में कोई ब्लड रिलेशन या तो पारिवारिक संबंध नहीं था। आप समझते हैं कि पारसी के जो संबंध होते हैं वो गांधी जी तो हिंदू थे। आज हम ये बात जानते हैं कि हमारा आज का ये विश्लेषण देखकर बहुत सारे लोगों को बहुत बुरा लगेगा, बहुत सारे लोगों को ये बात चुभ जाएगी। और जैसा हम हमेशा आपको बताते हैं, सच अक्सर कड़वा होता है, सच सुनने में कई बार अच्छा नहीं लगता, लेकिन सच सच होता है और सच को सुनने की हिम्मत होनी चाहिए। और आज हम ये सच देश के 135 करोड़ लोगों को बताने की हिम्मत कर रहे हैं। 7 दशकों के बाद आज हम आपको बता रहे हैं कि गांधी सरनेम का दुरुपयोग अब इस समय कैसे हो रहा है। और अगर आज महात्मा गांधी जिंदा होते और अपने इस सरनेम को ऐसे इस्तेमाल होते हुए देखते तो उन्हें कैसा लगता, और क्या महात्मा गांधी ने कभी ये कल्पना की थी कि उनके नाम का इस्तेमाल करते हुए एक पूरा की पूरा खानदान इस देश में खड़ा हो जाएगा और लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी उनके नाम के साथ इस देश पर शासन करता रहेगा। ऐसा खानदान जिनका महात्मा गांधी से दूर दूर तक कोई लेना देना भी नहीं है, लेकिन नाम गांधी का ही चलता रहेगा। अब 3 मिनट का एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि फिरोज जहांगीर गांधी के असली सरनेम को लेकर इतिहासकारों की राय कैसे बटी हुई है।
आज हम ये बात कर रहे हैं कि 1948 में महात्मा गांधी की जब हत्या हुई, अपने पूरे जीवन काल में क्या कभी महात्मा गांधी ने यह कल्पना की थी कि इस देश में आजादी के बाद एक पूरा की पूरा राजनीतिक घराना, एक राजनीतिक खानदान उनके नाम पर स्थापित हो जाएगा और आगे चलकर वो पूरा खानदान गांधी परिवार कहलाएगा और वो सब लोग गांधीज कहलाएंगे और महात्मा गांधी के नाम पर वो पीढ़ी दर पीढ़ी लगातार कांग्रेस पार्टी पर अपना कब्जा जमा कर रखेंगे और पीढ़ी दर पीढ़ी उन्हीं के लोग कांग्रेस पार्टी चलाते भी रहेंगे और इस देश पर शासन भी करते चले जाएंगे। और 2014 तक ऐसा हुआ भी। क्या महात्मा गांधी ने कभी कल्पना की होगी? और अगर महात्मा गांधी को यह पता चले, अगर आज महात्मा गांधी जिंदा होते या आज उनकी आत्मा क्या सोचती होगी जब उन्हें यह पता चलता होगा कि उनके नाम पर उनकी बिना इजाजत के एक पूरा के पूरा गांधी परिवार और गांधी खानदान खड़ा हो गया है, जो आज अपने आप को गांधी परिवार का वंशज बताता है और उस परिवार का महात्मा गांधी से खून का कोई रिश्ता नहीं है। आज 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन हम आजाद भारत के इस सबसे बड़े सरनेम घोटाले का विश्लेषण कर रहे हैं। कुछ लोगों को यह बात बुरी तो बहुत लगेगी, कुछ लोगों को यह बात चुभेगी और बहुत सारे आरोप भी हमारे ऊपर लगेंगे, लेकिन सच सच ही रहेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि महात्मा गांधी के आदर्शों के साथ यह सबसे बड़ा धोखा है, क्योंकि आज जो कुछ भी हो रहा है कांग्रेस पार्टी में या गांधी परिवार के जरिए, वो सब चीजें वो हैं जिन चीजों के महात्मा गांधी हमेशा विरोध करते थे, खिलाफ रहते थे। सबसे बड़ी बात यह है, महात्मा गांधी हमेशा परिवारवाद के खिलाफ थे और यहां सबसे जो बड़ी चीज आप देखते हैं वो परिवारवाद ही है। पूरे देश से हमें इस पूरी कहानी पर आज जो हम आपको बता रहे हैं, खुलासा जो कर रहे हैं, विश्लेषण कर रहे हैं, इस पर जबरदस्त प्रतिक्रियाएं हमें मिल रही हैं। अगर आप भी इस पर अपनी कोई राय देना चाहते हैं तो आप #FakeGandhi पर ट्वीट करके अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं, क्योंकि आज का दिन महात्मा गांधी का जन्मदिन है, जन्म दिवस है, आज गांधी जयंती है। आज से बेहतर दिन इस बारे में बात करने के लिए कोई और हो नहीं सकता। महात्मा गांधी जैसी बड़ी हस्ती का सरनेम नेहरू परिवार के पास कैसे पहुंचा, इस सवाल का जवाब हमने कुछ जाने माने इतिहासकारों से भी पूछा और इतिहासकारों की राय इस पर बटी हुई है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि फिरोज जहांगीर गांधी को उनका सरनेम महात्मा गांधी से ही मिला था। मिसेस गांधी के जो पति थे फिरोज गांधी, उनका जो मूल नाम था वो था फिरोज जहांगीर गांधी। गांधी की स्पेलिंग थी GHANDY और उनके पिताजी थे जहांगीर गांधी, जो कि पारसी समाज से संबंधित थे और मुंबई में रहते थे। तो या तो विवाह पारसिक विधि से हो या हिंदू विधि से हो, या तो इंदिरा जी पारसिक धर्म ग्रहण करती या जो है फिरोज गांधी हिंदू धर्म ग्रहण करते। तो इसमें ये रास्ता निकला कि जो विवाह जो होगा वो हिंदू रीति रिवाज से संपन्न होगा। और गांधी जी की सलाह से फिरोज गांधी जी ने अपने नाम का जो सरनेम की स्पेलिंग थी GHANDY, उसको GANDHI गांधी उन्होंने कर दिया। एक एफिडेविट दिया उन्होंने और अपना जो है सरनेम का परिवर्तन कर दिया। ये 1940 में शादी हुई है इनकी, उससे पहले की बात है। ऐसा हुआ कि 1938 के लगभग फिरोज लगातार इंदिरा गांधी को शादी के लिए प्रस्ताव दे रहे थे और 1938 के अंदर इंदिरा गांधी ने हामी भर दी उसके ऊपर शादी के लिए। लेकिन लगातार नेहरू परिवार में इसका विरोध हुआ और ताज्जुब की बात है, अपने आप को बड़े प्रगतिशील कहने वाले, सेकुलर धर्मनिरपेक्ष कहने वाले नेहरू जी ने इस शादी का विरोध किया। तो अल्टीमेटली फिरोज जो हैं और इंदिरा ये गांधी जी के पास गए और कहा कि हम शादी करना चाहते हैं, तो लेकिन परिवार में विरोध हो रहा है फिरोज को लेकर के, फिरोज के नाम को लेकर के। तो गांधी जी ने तब कहा कि मैं फिरोज को अपना बेटा मानता हूं और अपना नाम गांधी देता हूं। तो फिरोज गांधी हो गए और तब से ये इंदिरा गांधी हो गई। नाम ये केवल फिरोज को दिया गया था गांधी दिखाने के लिए, तो उस पर फिर ये इंदिरा नेहरू गांधी हो गई। फिर इंदिरा गांधी से फिर धीरे धीरे वो नेहरू कट गया,
इंदिरा गांधी हो गई, क्योंकि गांधी नाम जो है वो ज्यादा राजनीति के अंदर जनता के सामने चलता था। तो ये है इतिहास इसका। गांधी शब्द भारत की राजनीतिक यात्रा में कांग्रेस पार्टी के द्वारा एक दुधारू गाय की तरह उपयोग किया गया। जवाहरलाल नेहरू और उनके पूरे परिवार ने महात्मा गांधी के नाम को अपने साथ जोड़कर बड़े लंबे समय तक उसकी जो एक राजनीतिक उपयोगिता है उसे इस्तेमाल किया, क्योंकि वो जानते थे कि भारत की समाज, भारत के जनमानस में महात्मा गांधी के प्रति जो एक आदर और सम्मान का भाव था, वो कहीं ना कहीं एक उसका राजनीतिक दोहन उन्होंने एक से दूसरी शताब्दी तक भी किया। फिरोज जहांगीर गांधी के भतीजे, जिनका नाम है रुस्तम गांधी आज भी प्रयागराज में रहते हैं, यानी इलाहाबाद में रहते हैं। उनका भी यही कहना है कि महात्मा गांधी ने अपना सरनेम नहीं दिया था। सवाल नहीं है, ये पारिवारिक जो फैमिली नेम है हमारा, ये हमेशा था। क्या था पूरा नाम? उनका नाम फिरोज, उनके फादर का नाम जहांगीर, फादर फिरोज जहांगीर गांधी, ये हमेशा नाम था। जो दुनिया भर के मीडिया के ऊपर जो सर्कुलेट हो रहे हैं कि मुसलमान थे और गांधी जी ने नाम इनको दिया, फरवाना भरगा, इट्स ऑल रबिश। स्वतंत्रता के बाद फिरोज जहांगीर गांधी उत्तर प्रदेश की रायबरेली सीट से चुनाव लड़े और सांसद चुने गए। वो 1952 से 1960 तक 8 साल तक सांसद रहे और इस दौरान लोकसभा के दस्तावेजों में भी उनका नाम फिरोज गांधी ही दर्ज है। इस समय हम आपको दिखा रहे हैं यहां पर, ये लोकसभा सेक्रेटेरिएट का वेबसाइट है जिसमें उनका नाम श्री फिरोज गांधी के नाम से दर्ज है। कांग्रेस के सांसद थे, उत्तर प्रदेश रायबरेली, 1957 की हम आपको तिथि के साथ ये रिकॉर्ड दिखा रहे हैं। 1957 का रिकॉर्ड है, दूसरी लोकसभा थी ये। फिरोज गांधी के नाम से ही उनका नाम लोकसभा में दर्ज है, यानी भारत की संसद में। ऐसा कई बार होता है कि कोई नेता अपना नाम बदल ले, लेकिन औपचारिक दस्तावेजों में उसका असली नाम ही दर्ज रहता है। अब इस विश्लेषण के आखिर में आपको इस सरनेम घोटाले का पूरा सार समझना चाहिए। पहली बात तो जो हम आपके सामने ये रखना चाहते थे कि महात्मा गांधी के परिवार के जो असली लोग हैं, जो उनके असली वंशज हैं, यानी उनके जो असली पुत्र हैं, फिर उनके पुत्रों के पुत्र और उनके बच्चे, वो आज कहां हैं शायद आपको याद भी नहीं होगा। और वो उस गांधी खानदान को, उस गांधी ब्रांड नेम को आगे नहीं बढ़ा पाए क्योंकि वो गुमनामी में चले गए। और जिन लोगों का महात्मा गांधी से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं, कोई रिश्ता नहीं, और बहुत, अगर हम सारे इतिहासकार जो अभी हमने आपको दिखाया इनकी बात मान भी लें, तो ये जो सरनेम है गांधी सरनेम, ये उधार का सरनेम लिया हुआ है महात्मा गांधी से। अगर ये बात सच भी है कि उन्होंने अपना सरनेम दे दिया था, ये उधार का सरनेम है। और उस उधार के सरनेम पर कितने दशकों तक एक पूरा की पूरा राजनीतिक घराना आज महात्मा गांधी के नाम पर राजनीति कर रहा है, उनके नाम का कॉपीराइट लेकर पार्टी चला रहा है, उनका नाम लेकर ट्वीट कर रहा है और उनका नाम लेकर अपने आप को गांधी बताता है, जबकि वो गांधी है ही नहीं। सवाल यह है कि आखिर इंदिरा नेहरू गांधी ने अपना नाम बदलकर इंदिरा गांधी क्यों कर लिया? सरनेम में बदलाव की वजह क्या हो सकती है? क्या यह सोची समझी रणनीति थी, सोचा समझा राजनीतिक निवेश था, ताकि इसका राजनीतिक फायदा उनकी आने वाली पीढ़ियां भी उठा सकें? और ठीक यही हुआ। आने वाली पीढ़ियां भी लगातार गांधी बनी रहीं, चुनाव लड़ती रहीं, कांग्रेस पार्टी को चलाती रहीं और देश का शासन चलाती रहीं, और इस देश के करोड़ों लोग, वोटर, उन्हें गांधी समझकर वोट देते भी रहे। एक सवाल यह भी है कि क्या जो गांधी जन नायक थे, जन जन के नायक थे, उनके सरनेम को इस्तेमाल करके इसे जन जन की जगह सिर्फ दिल्ली के 10 जनपद तक सीमित कर दिया गया? ये एक सवाल है। पंडित जवाहरलाल नेहरू पर प्रधानमंत्री रहते हुए कई गलत फैसले लेने के आरोप लगते रहे हैं, लेकिन गांधी सरनेम उन गलतियों को छिपाने की क्या ढाल बन गया था? यानी नेहरू की जो लेगेसी थी, नेहरू का जो नाम था, जो ब्रांड नेम था, उसे अब आगे बढ़ाना मुश्किल हो गया था, इसलिए गांधी उपनाम का इस्तेमाल हुआ। महात्मा गांधी पद, परिवार और पार्टी के खिलाफ थे
और उन्होंने कभी भी अपना उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं किया। लेकिन गांधी सरनेम की चोरी के साथ ही नेहरू खानदान ने ये उत्तराधिकार खुद ही हासिल कर लिया और उसके बाद वो खुद ही नहीं बल्कि अपनी अगली पीढ़ियों को भी अपना उत्तराधिकारी नामांकित करते चले गए और उनके उत्तराधिकारी भी उन्हीं की तरह कांग्रेस अध्यक्ष बनते रहे और इस देश के प्रधानमंत्री बनते रहे और इस देश पर शासन करते रहे, एक के बाद एक। गांधी नाम सत्ता की सीढ़ी के सबसे ऊंचे पायदान पर हमेशा बने रहने का एक शॉर्टकट बन गया और कुछ लोगों ने परिश्रम और पुरुषार्थ करने के बजाय सरनेम में निवेश करना ज्यादा बेहतर समझा। और आज के दिन आपको यह भी सोचना चाहिए कि जब राष्ट्रपति महात्मा गांधी पर पूरे देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को गर्व है और उन पर सभी का बराबर का अधिकार है, तो फिर ये सरनेम किसी एक राजनीतिक परिवार की निजी संपत्ति कैसे बन सकता है। आज हमने आपके सामने ये विचार रखे हैं, ये विश्लेषण आपके सामने रखा है और हम चाहेंगे कि आज के दिन आप इसके बारे में सोचिएगा जरूर, जबकि हम ये बात जानते हैं कि आज हमारी ये बात बहुत सारे लोगों को चुभी होगी, बहुत सारे लोगों को बहुत बुरी लगी होगी और कल से हमें हो सकता है कि विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़े। धरने प्रदर्शन हमारे खिलाफ भी हो सकता है होने लगे, लेकिन सच आपको बताना पत्रकारिता का पहला धर्म था और आज हमने आपको वो सच बताया है जो आजादी के 73 साल बाद आपको एक भी न्यूज चैनल ने कभी बताया नहीं, आपको एक भी अखबार ने कभी बताया नहीं। और सबसे बड़ी बात आपको आज मैं ये बताना चाहता हूं कि जब हमने इस पर रिसर्च शुरू किया और जब इसके बारे में शोध शुरू किया हमने, तो बहुत ही कम बातें इसके बारे में पता चलती हैं। इंटरनेट पर अगर आप जाएंगे तो आपको शायद ही इसके बारे में कुछ भी पता चलेगा, लेकिन अगर आप बाकी लोगों से भी मिलेंगे तो इस बारे में बहुत ही कम जानकारी उपलब्ध है। इसका एक बड़ा कारण यह भी हो सकता है क्योंकि एक ऐसा विषय था जो गांधी परिवार को सीधा हिट करेगा, इसलिए जिस दौरान उन्होंने अपना शासन चलाया, 70 वर्षों में लगभग 50 से 60 वर्ष उन्हीं का शासन था। अपने शासन के दौरान उन्होंने फिरोज गांधी नाम की ये जो पूरी मिस्ट्री थी, ये जो पूरी जानकारी थी, इसे हमेशा दबा कर रखा। किसी ने किताब लिखी तो किताब पर प्रतिबंध लगा दिया, किसी ने कुछ और खुलकर बात बोलने की कोशिश की तो उसे वहां से हटा दिया। इसलिए इसके बारे में आपको बहुत ही कम जानकारी मिलती है, लेकिन हमने इसे एक चुनौती की तरह लिया और आज वो पूरी चुनौती पर जब हमने काम किया, रिसर्च किया, शोध किया, उसका नतीजा आप सबके सामने है। अब फैसला आपको करना है। महात्मा गांधी की जयंती पर हमने आपको उनके सरनेम पर चल रही वंशावली का पूरा खेल समझाया। आज सिर्फ महात्मा गांधी का ही नहीं बल्कि देश की एक और बड़ी हस्ती लाल बहादुर शास्त्री का भी जन्मदिन है। आज के दिन उनकी चर्चा भी आवश्यक है। महात्मा गांधी की छवि एक वट वृक्ष की तरह है जिसकी छांव में शास्त्री जी का विशाल व्यक्तित्व अक्सर छिप जाता है, लेकिन सच्चाई है कि लाल बहादुर शास्त्री ने प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति का परिचय दिया था। जय जवान जय किसान का नारा देते हुए उन्होंने ही 1965 के युद्ध में पाकिस्तान के अहंकार को हमेशा के लिए तोड़ दिया था। लाल बहादुर शास्त्री को एक ईमानदार राजनेता के तौर पर पहचाना जाता है। वो असल में पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे जो इस देश का आम नागरिक था। शास्त्री जी का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी से 11 किलोमीटर दूर मुगल सराय में हुआ था। उनका बचपन बहुत अभाव और गरीबी में बीता। शास्त्री जी पढ़ने के लिए कई किलोमीटर दूर नंगे पांव चलकर स्कूल जाते थे। काशी विद्यापीठ से ग्रेजुएशन करने के बाद उन्हें शास्त्री की उपाधि मिली। 60 के दशक में जब देश में अनाज का संकट पैदा हुआ तब शास्त्री जी सिर्फ एक वक्त ही भोजन करते थे। घरेलू आर्थिक संकट को दूर करने के लिए उन्होंने अखबारों में लेख लिखे। रेल मंत्री रहते हुए उन्होंने एक दुर्घटना की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। एक बार शास्त्री जी को अपने एक बेटे के व्यापारिक संबंधों के बारे में शिकायत मिली तो उन्होंने अपने ही बेटे को अपने घर से बाहर निकाल दिया था। यही नहीं, एक बार उनके पुत्र ने सरकारी कार का इस्तेमाल कर लिया था गलती से, तो शास्त्री जी ने किलोमीटर के हिसाब से सरकारी खाते में पैसा जमा कराया था। शास्त्री जी जब जवाहरलाल नेहरू के बाद देश के प्रधानमंत्री बने तो दुनिया को लग रहा था वो एक महत्वहीन नेता है। 1965 के युद्ध में शास्त्री जी ने हमलावर पाकिस्तान को जवाब देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार करके पाकिस्तान के इलाकों पर हमला करने के आदेश दिए थे। ये शायद सर्जिकल स्ट्राइक का उस जमाने का वर्जन था।
शास्त्री जी के आदेश के बाद भारतीय सेना लाहौर तक पहुंच गई और पाकिस्तान को समझौता करना ही पड़ा। 65 के युद्ध के बाद रशिया के ताशकंद में भारत और पाकिस्तान के बीच समझौता हुआ और ताशकंद में शास्त्री जी की रहस्यमय परिस्थितियों में मृत्यु हो गई। ये मौत कैसे हुई, इसके बारे में अब तक कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है, लेकिन पूरी दुनिया में उनकी सादगी और ईमानदारी के किस्से आज भी याद किए जाते हैं। और आप शायद जानते होंगे, शास्त्री जी शायद अकेले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने लोन लेकर, बैंक से कर्जा लेकर कार खरीदी थी और बाद में उनके परिवार ने उस कार का पूरा कर्जा, वो लोन, बैंक को अदा किया था। इसीलिए हम कहते हैं शास्त्री जी एक आम इंसान थे, इस देश के आम नागरिक थे जो बाद में प्रधानमंत्री बन गए। इसलिए शास्त्री जी बिल्कुल अलग थे। आज के नेताओं को उनसे सीखना चाहिए। और अब आज का सवाल, आज आपको यह बताना है कि भारत के पहले प्राइवेट सैटेलाइट चैनल की शुरुआत कब हुई थी। आप इस पर रिसर्च कीजिए और ब्रेक के बाद हम आपको इस सवाल का जवाब बताएंगे।
और अब देखते हैं कि आज के इतिहास में क्या लिखा है। जैसा कि हमने आपको बताया, आज गांधी जयंती है। वर्ष 1869 में आज ही के दिन महात्मा गांधी का जन्म गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। गांधी जी का जीवन देश और दुनिया के लिए हमेशा आदर्श रहा है और आदर्श रहेगा। महात्मा गांधी के अहिंसा प्रेम की वजह से ही आज के दिन को इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस यानी अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के तौर पर भी मनाया जाता है। दुनिया के 12 देशों में नागरिक अधिकारों से जुड़े आंदोलनों का श्रेय भी उन्हें ही दिया जाता है। गांधी जी ने कहा था कि सत्य ही ईश्वर है और अहिंसा के मार्ग पर चलकर ही सत्य तक पहुंचा जा सकता है। वर्ष 1904 में आज ही के दिन भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का जन्म उत्तर प्रदेश के मुगल सराय में हुआ था। वर्ष 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध के दौरान शास्त्री जी ने ही जय जवान जय किसान का नारा दिया था। भारत उस समय अमेरिका से गेहूं आयात किया करता था। अमेरिका ने तब भारत को गेहूं का निर्यात बंद करने की धमकी दी थी, लेकिन शास्त्री जी झुके नहीं। अक्टूबर 1965 में दशहरे के दिन दिल्ली के रामलीला मैदान पर शास्त्री जी ने देशवासियों को संबोधित किया और उसी सभा में उन्होंने देश के लोगों से एक दिन का उपवास रखने की अपील की थी। लाल बहादुर शास्त्री ने काशी विद्यापीठ से संस्कृत की पढ़ाई की थी। वहां पढ़ाई के दौरान शास्त्री की उपाधि मिलने के बाद उन्होंने अपने नाम से श्रीवास्तव उपनाम को हटाकर हमेशा के लिए शास्त्री उपनाम जोड़ लिया था। इसीलिए वो लाल बहादुर शास्त्री के रूप में जाने जाते हैं। 1960 के दशक में राजनीति के किंग मेकर कहे जाने वाले राजनेता के कामराज का निधन आज ही के दिन वर्ष 1975 में हुआ था। सिर्फ 18 वर्ष की उम्र में के कामराज ने राजनीति में कदम रखा और कांग्रेस में शामिल हो गए। वर्ष 1954 से 1963 तक कामराज तमिलनाडु के मुख्यमंत्री रहे। तब इसे मद्रास कहा जाता था। कामराज के ही प्रस्ताव पर कांग्रेस के 6 केंद्रीय मंत्रियों और 6 मुख्यमंत्रियों ने अपने पदों से इस्तीफा देकर पार्टी की मजबूती के लिए संगठन में काम करना शुरू किया था और इस राजनीतिक घटना को कामराज प्लान के नाम से जाना जाता है। आज के इतिहास में टेलीविजन और जी टीवी दोनों का नाम दर्ज है। वर्ष 1925 में आज के दिन स्कॉटलैंड के इंजीनियर जॉन लॉगी बेयर्ड ने दुनिया के पहले टेलीविजन सिस्टम का पहला सफल परीक्षण किया था, जिसकी वजह से बाद में हम सबको टेलीविजन देखने की सुविधा मिली। और आज ही के दिन वर्ष 1992 में जी टीवी के संस्थापक डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने देश के पहले प्राइवेट सैटेलाइट चैनल की शुरुआत की थी। इससे पहले भारत में एक ही सैटेलाइट चैनल हुआ करता था, टेरेस्ट्रियल चैनल हुआ करता था, और वो था दूरदर्शन। आज मनोरंजन और न्यूज के क्षेत्र में जी ग्रुप सबसे बड़ी कंपनी है। जी मीडिया सबसे बड़ी कंपनी है जो 80 चैनल्स के माध्यम से आप तक सामाजिक सरोकारों के साथ मनोरंजक कार्यक्रम और न्यूज पहुंचाता है। जी टीवी दुनिया के 180 से ज्यादा देशों में देखा जाता है और जी टीवी ने देश को सिर्फ एक चैनल ही नहीं दिया था तब, बल्कि इसी चैनल के साथ भारत में मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की भी शुरुआत हुई थी। यानी ये एक चैनल नहीं बल्कि एक पूरे के पूरे उद्योग की शुरुआत थी। आप ये भी कह सकते हैं कि पिछले 28 वर्षों में टीवी का मतलब जी टीवी हो गया है। तो डीएनए में आज इतना ही। अब आपसे हमारी मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने नाम या उपनाम पर नहीं, अपने काम पर भरोसा कीजिए। सरनेम से कोई सर्वश्रेष्ठ नहीं बनता, बल्कि इसके लिए आपको संकल्प और समर्पण के रास्ते पर चलना होता है। नमस्कार।